नमस्कार साथियों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म आरकेपी स्टडीज प्लस पे, जहां पर कि हम उत्तर प्रदेश विशेष के बारे में पढ़ रहे हैं और जो हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस है। और जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे आपका अपना उत्तर प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, आज हम उसके ऊपर क्या लेकर के आए हैं, 25 मोस्ट एमसीक्यू जो कि आपके फ्रिक्वेंटली क्या है एग्जाम्स में आए हुए हैं, क्या है फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आए हुए हैं। और जो एक से दो चीजें आपकी छूट गई थी पूरे टॉपिक में, वो हम आपको यहाँ पर कवर कर लेंगे आपका एमसीक्यू में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को पहले क्वेश्चन से लेकर के आपको 25th प्रश्न तक जाना है। तो उसमें क्या है, जो भी थोड़ा बहुत आपका एक दो पॉइंट छूटे रह गए हैं वो आपके सब कवर हो जाएंगे। इसमें हमने आपको राज्यपाल पढ़ाया था, विधानमंडल पढ़ाया था, विधानमंडल के अंतर्गत आपको विधानसभा पढ़ाया, विधान परिषद पढ़ाया, आपको न्यायपालिका पढ़ाई, आपको अधीनस्थ न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, इन सब के बारे में बताया। तो ये उसी के आधार पर आज के जो है हमारे जो एमसीक्यू होंगे उसी के आधार पर होंगे। तो देर न करते हुए आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और शुरू करेंगे आज के अपने एमसीक्यू। तो आपकी स्क्रीन पर आने वाला है आज का अपना पहला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न हमारा, निम्न में से निम्न में किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है। अब सबसे पहले आप नहीं शब्द को जरूर याद रख देखेंगे कि नहीं है, नहीं लिखा है या नहीं लिखा है, क्योंकि ये क्या करता है, इसी से आपके प्रश्न बहुत ज्यादा गलत होते हैं। अगर मान लीजिए आपने पढ़ लिया निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, नहीं आप अगर भटक गए नहीं से, तो क्या होगा, आप नहीं हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आप नहीं हो जाएंगे और क्या है, आपके मार्क्स जो है निगेटिव हो जाएगा। तो अब देखिए, पहला है आपका प्रधान, दूसरा है आपका सरपंच, तीसरा है आपका पंच और चौथा है जिला पंचायत अध्यक्ष। क्या, जिला पंचायत अध्यक्ष। अब इस प्रश्न में आपको सीखना है स्थानीय स्वशासन। क्या, स्थानीय स्वशासन। जो हमारे प्रधान है, सरपंच है, पंच है, जिला पंचायत अध्यक्ष है, ये किसके अंतर्गत आते हैं, आपके स्थानीय स्वशासन। किसके अंतर्गत आते हैं, आपके स्थानीय स्वशासन। क्या, स्थानीय स्वशासन। अब हमारे यहाँ पर जो स्थानीय स्वशासन है वो कितने स्तर का है, ये हमारे यहाँ त्रिस्तरीय है। क्या, त्रिस्तरीय है। और ये जो त्रिस्तरीय स्थानीय प्रशासन है ये किसने दिया था, ये हमारा दिया था बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी के आधार पर इसको दिया गया था कि जो हमारे जो स्थानीय स्वशासन है वो कहाँ पे होगा, त्रिस्तरीय होगा। और ये दिया था आपका बलवंत राय मेहता ने। कौन सा, पहला आपका है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, दूसरा है आपका क्षेत्र पंचायत और तीसरा है आपका जिला पंचायत। क्या, जिला पंचायत, जिला पंचायत। अब अगर अपनी हर कहीं कहीं मतलब अलग अलग जगह पे इनको अलग अलग नाम दिया। जैसे ग्राम पंचायत में क्या है आपका, क्या कौन आता है, प्रधान आते हैं, प्रधान आते हैं और ग्राम पंचायत सदस्य आते हैं, जिन्हें ग्राम पंचायत सदस्य न कह करके क्या बोलते हैं, बहुत जगह पे वीडियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वीडियो। ये वो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर वाला वीडियो नहीं है, ये एक जो ग्राम पंचायत जो सदस्य होता है इसे हम क्या बोलते हैं, वीडियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वीडियो बोलते हैं। क्षेत्र पंचायत में आपका आता है ब्लॉक प्रमुख। कौन आता है, ब्लॉक प्रमुख जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हो, ब्लॉक प्रमुख। क्या होता है, ब्लॉक प्रमुख होता है। और जो जिला पंचायत होती है उसमें आपका कौन होता है, जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। कौन होता है आपका, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष। अब आप इसमें से देखिए, जो आपका प्रधान है, आप सब जानते होंगे, जो लोग गांव से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा, जो प्रधान के लिए चुनाव होता है उसमें प्रत्यक्ष चुनाव होता है। कैसा होता है आपका, प्रत्यक्ष चुनाव होता है। और इसमें क्या है, डायरेक्ट जनता जो है वोट डालती है। किस उम्र की, 18 साल से ऊपर की जो भी जनता होती है वो ग्राम सभा की, वो क्या है, प्रधान के लिए वोट करती है। उसी तरह से जो हमारे जो वीडियो है, यानी कि ग्राम पंचायत जो सदस्य हैं,
आप इसको वीडियो कह सकते हैं, कई जगह पे कहा जाता है, वैसे इसे क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत सदस्य कहते हैं। तो ग्राम पंचायत सदस्य का भी जो निर्वाचन है वो प्रत्यक्ष होता है। तो इन दोनों का आपका जो निर्वाचन है वो कैसा होता है, तो इनका जो है निर्वाचन होता है आपका प्रत्यक्ष, निर्वाचन होता है इनका प्रत्यक्ष रूप से। क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। जब प्रत्यक्ष रूप से इन दोनों का निर्वाचन, जो ब्लॉक प्रमुख होता है इनका होता है अप्रत्यक्ष। क्या होता है, अप्रत्यक्ष। अब इनको इनको इनका निर्वाचन कौन करता है, जो अप्रत्यक्ष होता है। तो ये जो वीडियो होते हैं, जो ग्राम पंचायत जो सदस्य होते हैं, वो क्या है, ब्लॉक प्रमुख का के लिए क्या करते हैं, वोट करते हैं। कौन करता है, आपका ब्लॉक प्रमुख के लिए। आप यहाँ लिख देते हैं, तो ब्लॉक प्रमुख के लिए आपका कौन करता है, ग्राम पंचायत सदस्य। कौन, ग्राम पंचायत सदस्य क्या है, मिलकर के क्या करते हैं, आपका ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हैं। अब इसी तरह से जो जिला पंचायत अध्यक्ष है, ये भी क्या है, ये भी है, इसका भी क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है। ये भी क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है। लेकिन इसके चुनाव में, इसको चुनने के लिए इसमें आपका कौन जो है वोट करता है, या इसे कौन चुनता है, तो जो जिला पंचायत जो अध्यक्ष होता है, इसको जो जिला पंचायत सदस्य होते हैं, इनको कौन करता है, जिला पंचायत सदस्य। जिला पंचायत सदस्य कौन, जिला पंचायत सदस्यों के द्वारा इनका क्या है, निर्वाचन होता है, और ये जिला पंचायत अध्यक्ष बनते हैं। एक और चीज, प्रधान के लिए आपको जो न्यूनतम सीमा होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, कि आप प्रधान के पद के लिए क्या है, निर्वाचित होने की सीमा होनी चाहिए। प्रधान और वीडियो के लिए कितनी होनी चाहिए आपकी, 21 वर्ष। कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। कितनी, 21 ईयर, 21 ईयर। जिस तरह से आपका जो हमने बताया था कि विधानसभा के लिए 25, विधान परिषद के लिए 30, राज्यपाल के लिए आपकी 35, उसी प्रकार से लोकसभा की 25, राज्यसभा की 30, और हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनकी कितनी होनी चाहिए उम्र, 30 होनी चाहिए। लेकिन प्रधान और वीडियो की उम्र कितनी होनी चाहिए आपकी, 21 वर्ष। तो आपको इतनी चीज याद रखनी है। अब इसमें जब हम डीप में जाएंगे, स्थानीय सुशासन कब लाया गया, कौन सा संविधान संशोधन है, ये सारी चीजें जब हम पढ़ेंगे स्थानीय सुशासन को, तब पढ़ेंगे। लेकिन आप इतनी चीजें याद रखेंगे आपको इस प्रश्न के माध्यम से। तो अब बताइए, निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है। प्रधान का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, सरपंच का भी होता है, पंच का भी होता है। लेकिन इसमें से जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, इनका हमने अभी आपको बताया, जिला पंचायत अध्यक्ष, इनका निर्वाचन क्या है, प्रत्यक्ष नहीं होता है। तो इनका निर्वाचन कैसा होता है, इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो आप सबको ये बात याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न है, राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है। फिर से आ गया, राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है। हम बार बार आपको प्रश्नों में नहीं शब्द इसीलिए प्रयोग करते हैं, ताकि अब जब आप एग्जाम में बैठे, प्रश्न देखें, तो आपके दिमाग में चले कि हाँ सब नहीं नहीं कर रहे थे, तो क्या देखें हम भी इस प्रश्न में नहीं है या नहीं है। तो राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है। अब देखो, पहला है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब आप बताओ, क्या इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, हाँ करता है। जब करता है तो क्या ये हमारा जवाब नहीं होगा। दूसरा है, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो हमने आपको बताया था कि कोई भी राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल का क्या है, कार्यभार संभाल सकता है। एक और हमने बात बताई थी, उस स्थिति में जो उसका वेतन है, राष्ट्रपति के कहने पर दोनों ही राज्य मिलकर देते हैं। ऐसा नहीं है जिसका था वही देगा, नहीं। तो इसके जो राष्ट्रपति की जो सैलरी होती है, राष्ट्रपति के कहने पर क्या होता है, दोनों ही राज्य मिलकर के देते हैं। तो आपकी ये बात भी सही है। जब ये दोनों बातें सही है, तो यानी कि ये दोनों आपके ऑप्शन नहीं होंगे, आपका जवाब नहीं होंगे। वैसे है तो सही, लेकिन ये जवाब नहीं होंगे, क्योंकि वहां पे प्रश्न में क्या है, आपका नहीं है। अगला है, वह 5 वर्ष तक पद धारण करता है। ये भी आपका सही है, कि वह क्या है, वह 5 वर्ष तक अपना पद धारण करता है। ये भी आपका सही है, तो ये भी आपका जवाब नहीं होगा। और लास्ट ऑप्शन है आपका, राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है। जिस तरह से राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा, संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, क्या उसी तरह से राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है राज्यपाल को। क्या हमने कभी ऐसी बात आपको बताई, नहीं बताई। अब नहीं बताई तो क्या है, यही आपका जवाब हो जाए। जब नहीं बताई तो नहीं वाला आपका ये जवाब हो जाए। अब राज्यपाल हटता कैसे, तो राज्यपाल जो है क्या करता है, वैसे तो इसका जो कार्यकाल है 5 वर्ष का होता है, लेकिन ये क्या है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। क्या, राष्ट्रपति के
प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। अब मान लीजिए 5 साल से पहले भी हटा सकता है। राज्यपाल का जिस दिन मूड खिसक गया उस दिन राज्यपाल साहब से कहा उठो टंडीला बांधो अपना, कहाँ जाओ, घर जाओ। अब जिसको चाहे आपको बुला दे कि भाई जाओ राज्यपाल बन जाओ, जाकर के आपको बता दिया कि जाइए बिहार के आप राज्यपाल बन जाइए, तो आप क्या हो गए, राज्यपाल बन जाएंगे। 3 दिन बाद उसका आपसे सटक गई राष्ट्रपति की, तो क्या है, आपको तुरंत घर भेज सकता है। तो क्या है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। कौन, हमारा राज्यपाल। अगला प्रश्न है, राज्यपाल संबंधी निम्न कथनों में से सही का चुनाव करें। क्या, राज्यपाल संबंधी निम्न कथनों में से सही का चुनाव करें। पहला ऑप्शन है, उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। अब आप विचार के बताइए क्या ये पहला सही है या गलत है। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, ये सही है या गलत है। आपको सही का चुनाव करना है। तो अगर आप देखेंगे तो आपको ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, ये तो सही है, ये भी सही लग रहा होगा जहां तक हमारा मानना है। लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, ये भी आपको सही लग रहा होगा। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नहीं हो सकता, यही आपको गलत लग रहा होगा। क्या, यही आपको गलत लग रहा होगा और आपके मन में विचार ये आ रहा होगा कि इसमें से कौन सा सही नहीं है का चुनाव। सर यहाँ पे नहीं लगाना भूल गए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या है, ऐसा नहीं है। इसमें से एक ही क्या है, सही है, बाकी 3 गलत है, जबकि आपको 3 सही और 1 गलत लग रहा होगा। तो सबसे सही कौन सा है, तो आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। क्या है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अब आपके मन में ये विचार आएगा कि सर ने तो बताया था कि हाँ क्या है, उसे जो है भारत का नागरिक होना चाहिए। अब सर कह रहे हैं नहीं ये तो गलत है। तो हमने आपको बताया था कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक और चीज लिखी है, क्या, जन्म से। क्या लिखा है, जन्म से। क्या राज्यपाल को जन्म से देश, भारत देश का नागरिक होना चाहिए, तो ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि वह जन्म से भारत का, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, लेकिन जन्म से है या नहीं है इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप एग्जांपल लीजिए, सोनिया गांधी जी। सोनिया गांधी, क्या उनका जन्म भारत में हुआ, क्या उनका जन्म भारत में हुआ, नहीं, कहाँ हुआ, इटली में हुआ। लेकिन वो क्या है, आपके राज्यसभा और लोकसभा में सांसद बन के आई या नहीं आई, तो आई। अब बन के क्यों आई, वो बन के इसलिए आई क्योंकि वो, उनका जन्म तो हुआ इटली में, लेकिन वो भारत की नागरिक है। क्या है, भारत की नागरिक है, इसलिए वो राज्यपाल भी बन सकती हैं, राष्ट्रपति भी बन सकती हैं, भले ही उनका जन्म देश से बाहर हुआ हो। तो यहाँ पे इसीलिए ये गलत है क्योंकि उसे जन्म से भारत का नागरिक नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ये वाली लाइन सही होती तो सोनिया गांधी क्या है, कभी भी हमारे संसद की सदस्य नहीं बन पाती। तो इसलिए क्या है कि उसे जन्म से भारत का नागरिक नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, उसे भारत का नागरिक जरूर होना चाहिए। वो भारत में आए, भारत की नागरिकता ले ले और उसके बाद में क्या है, चुनाव लड़ सकता है। उसकी आयु कम से कम 35, ये बात तो सही हो गई। अब अगला है, लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। तो ये भी आपका गलत हो गया, ये भी आपका गलत हो गया, और एक से नहीं, लेकिन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। क्या है, राज्य का राज्यपाल हो सकता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। तो अगला है, उत्तराखंड गठन से पूर्व राज्य विधानसभा परिषद सदस्यों की संख्या कितनी थी। जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ उससे पहले क्या है कि उससे पहले विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी थी। अगर वर्तमान में पूछे तो कितनी है, वर्तमान में आपकी कितनी विधान परिषद की संख्या 100 है। तो अब जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ उससे पूर्व कितनी थी आपकी, 108। कितनी थी आपकी, 108, ना 105, ना 106, ना 107। तो इसकी उत्तराखंड का जब गठन नहीं हुआ था, उत्तराखंड राज्य जब उत्तर प्रदेश से अलग नहीं हुआ था, तो उस समय पे विधान परिषद की संख्या कितनी थी, 108। कितनी थी, 108 थी। लेकिन वर्तमान में कितनी है, 100 है। इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। हमने अभी आपको जो बताया, पहले प्रश्न में बताया था कि पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 30 वर्ष। तो ये तो हो गई वोट डालने की उम्र, क्या, मतदान की, मतदाता बनने की उम्र, मतदाता बनने की उम्र, ये हो गया 21 वर्ष। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, 21 वर्ष। 25 वर्ष विधानसभा, लोकसभा, इन सब के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। अब 30 वर्ष आपका विधान परिषद और आपका राज्यसभा, इन सब के लिए कितनी होनी चाहिए न्यूनतम उम्र आपकी,
30 वर्ष होनी चाहिए। वही अगर हम 35 वर्ष की बात करें, 35 वर्ष, तो 35 वर्ष आपकी हो जाएगी राज्यपाल और राष्ट्रपति। इनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए आपकी? 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिला मुख्यमंत्री रही हैं? अब तक स्वतंत्रता के बाद या स्वतंत्रता से पहले से भी अगर ले ले तो उत्तर प्रदेश में कितनी महिला मुख्यमंत्री रही हैं? तो आपका ऑप्शन है कोई भी नहीं, 1, 2 या फिर 3। तो आपका सही ऑप्शन है 2। कौन? पहली थी आपकी सुचेता कृपलानी। कौन? सुचेता कृपलानी। और दूसरी आपकी कौन है? सुश्री मायावती। कौन? मायावती जी। मायावती जी। और एक और चीज है, ये उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री पद की इन्होंने शपथ ली। कितनी? 4 बार। इन्होंने 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, जो कि अब तक का क्या है? सबसे ज्यादा बार है। क्या है? सबसे ज्यादा बार मायावती जी ने क्या है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ ली है। कितनी बार ली है आपकी? 4 बार ली है। तो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। उत्तर प्रदेश जो विधानसभा थी उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वर्तमान अध्यक्ष कौन है आपको बताना है। कौन है? हमने आपको बताया था सतीश महाना। सतीश महाना। सतीश लिख गया है गलत, इसको करेंगे सही। सतीश महाना। वर्तमान में कौन है हमारे? सतीश महाना है। तो जो विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे आपके? पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। ना ही मदन मोहन वर्मा, ना ही आत्माराम गोविंद खेर और ना ही नफीकुल हसन। तो इसमें कौन थे ये आपके? थे पुरुषोत्तम दास टंडन। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे आपके? पुरुषोत्तम दास टंडन। तो आपको ये याद रखना है। वर्तमान में कौन है आपके? सतीश महाना। कौन है? सतीश महाना। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कुल सीटों की संख्या कितनी है? हमने अभी आपको बताया कितनी है? 100। कितनी है? 100। तो ये आपका जवाब हो जाएगा तीसरा। कौन सा? उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कुल सीटों की संख्या कितनी है आपकी? 100 है। और उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड के गठन होने से पहले कितनी थी आपकी? 108 थी। तो आप ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अब आप देखिए, प्रश्न कुछ भी नहीं है। प्रश्न कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या है? लैंग्वेज में उलझा दिया है एग्जामिनर ने। क्या किया है? आपको सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज में उलझाया हुआ है एग्जामिनर ने। प्रश्न है, संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला कथन है, राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश में 31 सीटें आवंटित हैं। राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश में 31 सीटें आवंटित है। पहला ये हो गया कथन। दूसरा कथन है, लोकसभा के 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं। लोकसभा के 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, और न तो एक न तो दो सही है। तो आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और इसमें क्या? तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10। क्या है? प्रश्न संख्या 10। तो हमारी प्रश्न संख्या 10 क्या है आप देखेंगे। तो हमारी प्रश्न संख्या 10 है, उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। क्या? उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। किसके द्वारा विस्तार किया जा सकता है? ऑप्शन देखें, प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, उत्तर प्रदेश विधानमंडल के द्वारा, या फिर मुख्यमंत्री के द्वारा। जो हमारा उत्तर प्रदेश का राज्य लोक सेवा आयोग है, इसके कार्यों का विस्तार किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ना ही प्रधानमंत्री के द्वारा, ना ही राष्ट्रपति के द्वारा, और ना ही मुख्यमंत्री के द्वारा। जो इसका जो विस्तार है वो किया जा सकता है किसके द्वारा? आपका उत्तर प्रदेश विधानमंडल के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश विधानमंडल के द्वारा। जिस तरह से यूपीएससी का जो विस्तार है वो संसद के द्वारा किया जा सकता है, उसी तरह से जो उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग है, इसका विस्तार आप उत्तर प्रदेश विधानमंडल के द्वारा किया जा सकता है। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम यानी कि गणपूर्ति क्या है? गणपूर्ति का मतलब ये हुआ कि जब जो हमारे विधानसभा के जो विधानमंडल के जो विधानसभा के जो अध्यक्ष आते हैं,
अब पता चला उन्हें बैठक करनी है, बैठक यानी जिस सेशन चल रहा है, पता चला एक ही सदस्य आया है, तो क्या है उस दिन जो कार्यवाही नहीं होगी, तो उसके लिए एक निश्चित नंबर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कोरम। क्या कहते हैं, कोरम। तो जब तक कोरम पूरा नहीं होगा तब तक जो हमारे विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो सदन में नहीं आते हैं, और उस दिन की कार्यवाही क्या हो जाएगी, स्थगित हो जाएगी। कैसे, 30 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा, यानी कि 30 सदस्य होने चाहिए या जितने भी सदस्य हैं उनका 1/10 होना चाहिए। दूसरा है सदन की कुल सदस्यता का आधा, यानी कि सदन में जितने भी सदस्य हैं उनमें से आधे जो है सदस्य होने चाहिए, तब कार्यवाही शुरू होगी। या फिर सदन की कुल सदस्यता का 1/4 होना चाहिए, तब कार्यवाही शुरू होगी। या फिर आपका चौथा ऑप्शन है 10 सदस्य, कितने, 10 सदस्य या कुल सदस्य का 10वां हिस्सा, जो भी अधिक हो। 10 सदस्य या फिर क्या, कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा, जो भी अधिक हो, जो भी अधिक हो। अब जैसे, तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो आपका ये फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए गणपूर्ति क्या होनी चाहिए, या तो 10 सदस्य होने चाहिए या फिर कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा होना चाहिए, तब आपका कोरम पूरा माना जाएगा और सदन की कार्यवाही शुरू की जाएगी। अगला प्रश्न है, हाँ अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय ने कैसे कार्य निर्धारित किए हैं, उच्च न्यायालय ने कैसे कार्य निर्धारित किए हैं। अगर आप पढ़ेंगे प्रश्न को तो थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन ये प्रश्न हूबहू यही इसी तरह से आया हुआ है। पहला है, उच्च न्यायालय और उसकी न्यायपीठ दोनों इलाहाबाद में है। उच्च न्यायालय और उसकी न्यायपीठ दोनों इलाहाबाद में है। नहीं, हमने आपको बताया था कि उच्च न्यायालय का जो उच्च न्यायालय कहाँ पे है, आपका इलाहाबाद में है, लेकिन इसकी न्यायपीठ कहाँ पे है, तो इसकी न्यायपीठ है आपकी लखनऊ में। कहाँ पे है आपकी, लखनऊ में। अगला ऑप्शन है, उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है और उसकी न्यायपीठ लखनऊ में है। यही सही है ऑप्शन। उच्च न्यायालय कहाँ पे है आपका, उच्च न्यायालय आपका इलाहाबाद में है और उसकी न्यायपीठ यानी कि खंडपीठ कहाँ पे आपकी, लखनऊ में। अगला है, उच्च न्यायालय लखनऊ में है और उसकी न्यायपीठ इलाहाबाद में। नहीं, ये उल्टा लिखा हुआ है, उच्च न्यायालय आपका इलाहाबाद में है और उसकी खंडपीठ कहाँ पे है, लखनऊ में है। अगला ऑप्शन है, उच्च न्यायालय और उसकी न्यायपीठ दोनों लखनऊ में है। ये भी गलत है, तो आपका ऑप्शन 2 सही है कि जो उच्च न्यायालय है वो आपका इलाहाबाद में है और जो उसकी खंडपीठ है वो आपकी कहाँ पे है, लखनऊ में है। तो आप इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधान परिषद की स्थापना या समाप्त की व्यवस्था की गई। और हमने आपको जब पढ़ाया था, विधानमंडल पढ़ा रहे थे, तो हमने आपको बताए थे ये चारों ही अनुच्छेद आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अनुच्छेद 168 में क्या था, विधानमंडल की चर्चा थी, किसकी, विधान मंडल की चर्चा, क्या, विधानमंडल की चर्चा थी। अनुच्छेद 169 में क्या था, विधान परिषद का गठन या समापन, क्या, समापन। अब देखेंगे 168 में विधानमंडल की चर्चा थी, 169 में आपका विधान परिषद के गठन की या समापन की चर्चा थी, 170 में आपका क्या था, विधान सभा की चर्चा थी, और आपका अनुच्छेद 171 में क्या था, विधान परिषद की चर्चा थी। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, परिषद की स्थापना या समापन की व्यवस्था किसमें है आपकी, अनुच्छेद 169 में है। किसमें है, अनुच्छेद 169 में राज्य की विधान परिषद का गठन या समापन की चर्चा है। अगला प्रश्न, अगला है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है, कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो आप सबको पता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन किसके द्वारा की जाती है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ना ही केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा, ना ही उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, और ना ही लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो आपकी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। जिस तरह से आपका केंद्र सरकार में जो धन विधेयक है वो बिना राष्ट्रपति की अनुमति से लाया नहीं जा सकता, उसी तरह से क्या है, राज्यपाल की बिना अनुमति के क्या है, इसको संस्तुति के ये राज्य विधानसभा में नहीं लाया जा सकता। तो पहला ऑप्शन है संसद की संस्तुति के, गलत। दूसरा ऑप्शन राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के,
तीसरा है भारत के राष्ट्रपति के, लेकिन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा धन विधेयक कहाँ लाया जाता है? आपका विधेयक ये लाया जाता है आपका संसद में, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विधानसभा की। तो मंत्रियों की विशेष समिति के द्वारा नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बाद क्या है? आपका विधानसभा में आपका धन विधेयक लाया जाता है। प्रश्न संख्या 16 देखेंगे, तो जो हमारा प्रश्न संख्या 16 है वो है संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है। अनुच्छेद 206 में 226 में जो कहा गया है, जो न्यायालय है उच्च न्यायालय, उसके द्वारा जो कोई निर्देश दिया जाएगा उसको किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है राज्य के विधि मंत्री के द्वारा, दूसरा है आपका राज्य सरकार द्वारा, तीसरा है आपका राज्य के राज्यपाल द्वारा, और चौथा है उपरोक्त किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता। तो ना ही ये राज्यपाल के राज्य के विधि मंत्री के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता, ना ही राज्य सरकार के द्वारा किया जा सकता, और ना ही राज्यपाल के द्वारा। तो ये क्या हो जाएगा? उपरोक्त किसी के द्वारा नहीं परिवर्तित किया जा सकता। तो आपको याद रखना है। अगला है प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 है उत्तर प्रदेश में प्रथम राज्यपाल थे। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे या थी? कौन थे? तो ये उत्तर प्रदेश के जो प्रथम राज्यपाल थे वो आपकी थी सरोजिनी नायडू। आपको पता हो, बहुत सरल प्रश्न है, तो आपने सर आप ये सरल प्रश्न क्यों ले आए? सरल प्रश्न इसलिए ले आए ताकि आप समझ सके इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। और ये क्वेश्चन, ये जो प्रश्न है आपका, ये मुझे लगता है कम से कम 100 बार से ज्यादा बार आ चुका होगा आपके एग्जाम्स में। अगला प्रश्न है भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समापन की जा सकती है? जो भारत का जो कोई राज्य है उसमें विधान परिषद का सृजन या फिर समापन कौन कर सकता है, या उसका जो निर्माण और समापन कौन कर सकता है, किसके पास वो शक्ति होती है? पहला है आपका संसद के द्वारा, दूसरा है आपका राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा राज्य की विधान परिषद का समापन या उसका निर्माण कर सकती है। तीसरा ऑप्शन है मंत्रि परिषद की सलाह पर राज्य के राज्यपाल द्वारा या फिर राज्य के राज्यपाल द्वारा विधान परिषद का गठन या समापन हो सकता है। या फिर चौथा ऑप्शन है राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद के द्वारा। तो अब आपको बताना है, हमने आपको बताया है, अभी तक ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जो हमने आपको पिछली 3 से 4 क्लासेस में बताया नहीं है, और उन क्लासेस से बाहर अभी तक कोई भी प्रश्न नहीं। पहला प्रश्न था जो हमने आपको नहीं बताया था, उसे भी हमने आपको क्या किया? डिटेल में समझा दिया। तो बताओ किसके द्वारा? संसद के द्वारा, राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, या फिर मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल द्वारा, या फिर राज्य विधानमंडल के तत्संबंधी संकल्प को पारित करके संसद द्वारा। जब हम आपको विधान परिषद पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था अगर किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन करना है तो इसके लिए क्या होगा? हमारा क्या है? विधानमंडल के द्वारा क्या है? उसको 2/3 से पास कराना होगा। इसके बाद में फिर वो जाएगा संसद में, फिर संसद के दोनों सदनों से उसको पास किया जाएगा। फिर उसके बाद में कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाएगा, और जब राष्ट्रपति जी उस पर हस्ताक्षर कर देंगे तब उस राज्य में क्या है? आपका विधान परिषद का गठन हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, राज्य विधानसभा के तत्संबंधित संकल्प को पारित करने पर संसद के द्वारा। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। अगर सिर्फ संसद के द्वारा है तो सही नहीं होगा, जैसा कि आप ऑप्शन 1 में इसीलिए सबसे पहले लिख दिया है संसद के द्वारा। अब संसद के वैसे भी 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इसीलिए क्या है? लोकसभा से पास, राज्यसभा से पास, और उसके बाद में क्या? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? ये भी प्रश्न आपका बहुत बार आया हुआ, बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है। तो श्रीमती राजेंद्र कुमारी वाजपेयी, सुश्री मायावती, श्रीमती सरोजिनी नायडू। तो आपको सबको पता है कि श्रीमती सुचेता कृपलानी। जो मायावती जी है ये सबसे ज्यादा बार क्या है? आपका मुख्यमंत्री पद की इन्होंने शपथ ली है उत्तर प्रदेश में। सरोजिनी नायडू आपकी क्या थी? पहली महिला राज्यपाल थी, देश में पहली महिला राज्यपाल थी, और उत्तर प्रदेश राज्य की जो पहली राज्यपाल थी वो भी यही थी। तो इनसे 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो वो आपकी सरोजिनी नायडू जी थी। और अगर आपसे पूछे उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल कौन थी, यानी कि स्वतंत्र भारत के बाद में उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल कौन थी, तो वो भी आपकी कौन बनाई गई थी? सरोजिनी नायडू बनाई गई थी। अगला प्रश्न है वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्यों की संकुल संख्या है? आप सबको पता है
विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 403। कितनी है? 403। हमने आपको बताया था ये मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 500 हो सकती है, और मिनिमम कितनी हो सकती है? 60 हो सकती है। ये मैक्सिमम 500 हो सकती है, और मिनिमम कितनी हो सकती है आपकी? 60 हो सकती है। कितनी? मिनिमम 60 हो सकती है। तो वर्तमान में कितनी है उत्तर प्रदेश में? 403 है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री है नहीं थे, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? चंद्रभान गुप्ता, गोविंद वल्लभ पंत, टीवी राजेश्वर, या फिर कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी? तो आपको सबको पता है यहाँ पे कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, कौन? आपके गोविंद वल्लभ पंत जो है वो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगला है प्रश्न संख्या 22। तो प्रश्न संख्या 22 क्या है आपकी? उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम विधानसभा का गठन किया गया था। अब आप बताएं, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम विधानसभा का गठन किया गया था। 8 मार्च 1950 को, 8 मार्च 1952 को, ये सब जगह 8 मार्च है तो इसको तो कट कर ही कर दीजिए। अब आप सिर्फ ये बताइए 50, 52, 51 या फिर 55। तो जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा का गठन है वो कब किया गया था? 1952 में, 8 मार्च 1952 में। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है क्या है? सही हो जाएगा। 8 मार्च 1952 को उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम विधानसभा का गठन किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 23। तो प्रश्न संख्या 23 है, उत्तर प्रदेश दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? जो उत्तर प्रदेश दिवस है वो किस तारीख को मनाया जाता है? तारीख कौन कौन सी है आपकी? 25 मार्च, 2 अप्रैल, 10 अप्रैल, या फिर 24 जनवरी। 25 मार्च, 2 अप्रैल, 10 अप्रैल, या फिर 24 जनवरी। तो जो उत्तर प्रदेश दिवस है वो आपका किस तारीख को मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो ये आपका मनाया जाता है 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला और हमारा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 24। तो ये कहा है, किस जनपद में सर्वाधिक विधानसभा सीट है? सिम नहीं है, सीट, विधानसभा सीट है। लखनऊ में, प्रयागराज में, आगरा में, या फिर कानपुर में? तो विधानसभा की जो सर्वाधिक सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? आपके प्रयागराज में है, और कितनी है? 12। कितनी है? 12। और सबसे कम वाले हमने आपको जिले बताए थे, कौन से? श्रावस्ती, महोबा, और चित्रकूट। चित्रकूट। यहाँ पे विधानसभा की कितनी कितनी सीटें हैं? सिर्फ और सिर्फ 2-2 सीटें। कितनी है? 2-2 सीटें हैं। आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा प्रयागराज में 12 सीटें, चित्रकूट, महोबा, और आपका कौन सा हो गया तीसरा? श्रावस्ती। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2-2 सीटें हैं। तो ये रहा आज का, आज आपका आखिरी और अंतिम यानी कि 25वां प्रश्न। क्या है? राज्य में विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, या फिर इनमें से कोई? हमने जब आपको पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनका जो कुलाधिपति होता है वो राष्ट्रपति होता है, और जो हमारे राज्य की जो यूनिवर्सिटीज है, महाविद्यालय है, क्या उनके जो विश्वविद्यालय है उनके आपके कुलाधिपति कौन होता है? तो उनका जो कुलाधिपति होता है वो कौन होता है? आपका राज्यपाल होता है। ना ही मुख्यमंत्री होता है, ना ही विधानसभा का अध्यक्ष होता है, और ना ही इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? राज्यपाल हो जाएगा। इसी के साथ में आप सब लोग मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी तरह के और आगे क्लासेस मिलेगी आपको उत्तर प्रदेश विशेष से लेकर के। ये हमारा आपसे वादा है कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कोई भी प्रश्न किसी भी परीक्षा का हमारी इन क्लासेस से बाहर नहीं जाएगा। ये आपको देखने को तब मिलेगा जब आप किसी एग्जाम में बैठेंगे या फिर प्रीवियस ईयर पेपर को आप देखेंगे, तो आपको इससे बाहर नहीं मिलेगा। इसी के साथ में धन्यवाद, राधे राधे।